हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने जीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी घटक है इसको हमने डिस्कस किया था। प्लस इसके साथ साथ जो हमारे जो आय को गणना करने की जो आय की गणना करने की जो राशि विधियाँ हैं इसको भी हमने डिस्कस किया था। जैसे मोसपाई के द्वारा 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। तीनों विधियों को जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मूल्यवर्धन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों विधियों को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, जैसे कि जीडीपी से संबंधित कुछ चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली चुनौती आती है कि जो जीडीपी की चुनौती में जो घरेलू कार्य होते हैं, जो घरेलू कार्य होते हैं इनके का जो मौद्रिक मूल्य है, जो घरेलू कार्यों का जो मौद्रिक मूल्य है, इनकी गणना जीडीपी में नहीं की जाती है। जैसे कि अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो इनके द्वारा अगर कोई भी स्वतः रूप से अपने ही रूप मतलब लोगों के द्वारा ही अगर कोई कार्य किया जाता है, जिसका कोई मौद्रिक मूल्य है, जैसे मान लीजिए आप बहुत से प्रोडक्ट देखते होंगे, कई फैमिली अचार वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि अचार कई फैमिली के मेंबर ही मिल करके अचार बनाते हैं और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी एक मौद्रिक मूल्य तो मिलती है। तो इस तरह के मौद्रिक मूल्य की गणना जीडीपी में नहीं की जाती है। तो एक ये चुनौती निकल कर के आती है। दूसरी चुनौती ये आती है कि जैसे कि जो अर्थव्यवस्था में जो असमानताएं व्याप्त होती हैं, ये इनके जीडीपी में कोई चर्चा नहीं की जाती है। तीसरी जो होती है, जैसे मान लीजिए सकारात्मक हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक कारक को भी इसमें शामिल नहीं किया। जैसे नकारात्मक कारक में आप देखेंगे, जैसे प्रदूषण नकारात्मक कारण में आता है, जैसे कि प्रदूषण हो गया। और अगर आप वही सकारात्मक कारण की बात करें, तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी अब कोई पूंजीपति है, उसके द्वारा 5 लाख रुपए मान लीजिए दे दिया गया, 5 लाख रुपए एनजीओ को किसी एनजीओ को दे दिया गया कि आप मतलब वो ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, तो उनको मतलब आर्थिक एक तरह से सहायता दी जाती है लोक कल्याण के लिए। तो ये सकारात्मक पॉइंट में हो गया। तो इन सब चीज़ों की भी गणना जीडीपी में नहीं की जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। और अगर वहीं बात करें बार्टर की, जो बार्टर सिस्टम है, जैसे कि हम पहले जब मुद्रा नहीं थी तो उस समय हम केवल वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें भी देखा जाए तो मोसपाई के द्वारा कुछ ऐसे अधिकांश बार्टर विनिमय हैं जो उनको शामिल किया गया है, लेकिन मोस्टली इसमें जो है शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये कुछ 3-4 चुनौती निकल के आती हैं। जैसे कि हमने पहला देखा, घरेलू कारों को शामिल नहीं किया जाता है। घरेलू कार मतलब उनके मौद्रिक मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, किसमें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था में जो असमानताएं व्याप्त होती हैं, इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा, ये जो हो गया सकारात्मक और नकारात्मक बाह्य कारक, इनको भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। ये हो गया। चौथा, हमने मोसपाई की बात की। मोसपाई में मतलब कुछ जो बाटा सिस्टम के अंतर्गत जो वस्तुएं आती है, उनका कुछ वस्तुओं का विनिमय करते हुए जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे तो बाटर के द्वारा जो एक्सचेंज की जाती हैं वस्तुएं, उनका इसमें कोई मतलब गणना नहीं की जाती है। तो ये 4 चुनौतियां हमने डिस्कस किया। अब यहीं पे एक शब्द आता है पोटेंशियल जीडीपी का। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? पोटेंशियल जीडीपी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक अवधारणा है। सैद्धांतिक अवधारणा है जो कि मतलब इससे जीडीपी में अधिकतम जो संभावित जीडीपी होती है उसकी गणना इसके तहत की जाती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि फिलिप वक्र है, जैसे फिलिप वक्र में इसमें वो बात करते हैं कि जो मतलब जितना भी अगर मुद्रास्फीति है तो बेरोजगारी दर भी उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होती है, ये कम होती है। जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे, चुनौतियाँ हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी
ये एक तरह से हमने बताया, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। सैद्धांतिक अवधारणा है। इसके अंतर्गत जो अधिकतम संभावित जीडीपी है उसकी गणना की जाती है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे फिलिप वक्र के अनुसार, एक जैसे मान लीजिए अगर फिलिप वक्र को डिजाइन किया जाए तो आप ये यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे देख सकते हैं, यानी कि जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मुद्रास्फीति इधर अगर हम रखें, मुद्रास्फीति को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप परेशान ना होइए, अभी आप इतना समझ लीजिए मुद्रास्फीति। और अगर देखा जाए इधर एक बेरोजगारी है, बेरोजगारी इधर इसको रख दिया जाए, आप देखेंगे कि जैसे कि मुद्रास्फीति एक लिमिट में होती है। तो फिलिप क्या कहते हैं, फिलिप कहते हैं कि जब मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी दर अधिक होती है। जैसे अब मुद्रास्फीति मान लीजिए अपने यहाँ पे, तो बेरोजगारी दर कितनी होगी, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हाई है। ऐसे ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी दर कितनी अधिक होती है। फिर क्या कहते हैं कि जैसे अगर मुद्रास्फीति को बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर मुद्रास्फीति को ये यहाँ पे बढ़ाया जाता है तो बेरोजगारी दर घटती है, ऐसे घटते हुए क्रम में आती है। लेकिन फिर क्या होता है जब मुद्रास्फीति को और अधिक बढ़ा देंगे तो एक बेरोजगारी दर तो आएगी, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेचुरल बेरोजगारी दर होगी, जो इसको कहा जाता है फिलिप वक्र के द्वारा ही इसमें कहा जाता है नायरू बिंदु। जो मान लीजिए आप बेरोजगारी दर यहाँ पे देख रहे हैं और मुद्रास्फीति आपकी यहाँ पे हाई है, तो एक नेचुरल यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इसको कहा जाता है नायरू। आप यहाँ पे नायरू बिंदु, नायरू बिंदु, इसमें क्या होता है वो कहते हैं कि फिलिप जब रोजगारी कम होती है मुद्रास्फीति के अधिक होने पर, तो इसमें एक प्राकृतिक बेरोजगारी दर भी होती है जिसे हम नायरू बिंदु कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे मुद्रास्फीति कम थी तो बेरोजगारी दर देखिए कितनी हाई थी। अब जैसे जैसे हमने बढ़ाया तो बेरोजगारी दर कम हुई, जिससे मुद्रास्फीति को हमने बढ़ाया तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी दर का कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मुद्रास्फीति तो आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पे है। इसको क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं नायरू बिंदु। इसके तहत यही होता है कि मतलब एक नेचुरल बेरोजगारी दर होती है। ये उनका एक पूरा फिलिप वक्र के अनुसार कहना था कि जैसे अगर इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे फिलिप वक्र में एक निश्चित बिंदु के बाद, यानी कि ये एक फिलिप वक्र हो गया, एक निश्चित बिंदु के बाद यदि मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ाया जाए तो बेरोजगारी दर कम नहीं हो रही है। तो ये तो यही भी बात हो रही ना, यदि मुद्रास्फीति को और अधिक बढ़ाया जा रहा है तो बेरोजगारी दर कम नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में एक प्राकृतिक बेरोजगारी दर होती है। ये हो गया। फिर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस नायरो बिंदु पर यदि कोई अर्थव्यवस्था साल दर साल अपनी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे तथा उसमें जो पूंजी है जो अर्थव्यवस्था में लगाई जा रही है और उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करे, जैसे संसाधनों जैसे जैसे मानव संसाधन मानव संसाधन हो गया, कौशल इत्यादि का अधिकतम उपयोग करें, तो इससे क्या होता है एक पोटेंशियल या जो संभावित जीडीपी है वो निकल करके सामने आती है। तो इसी को हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। अब इसके घटक कौन कौन से होंगे, घटक एक बार देख लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाए। जैसे पहले में घटक में आएगा कि ये नायरू बिंदु, यानी कि एक मुद्रास्फीति तो आप कितनी भी बढ़ा लीजिए एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर रहेगी, तो उस पर्टिकुलर बिंदु को क्या बोलते हैं, नायरू बिंदु बोलते हैं। नायरू बिंदु का फिर यहाँ पे क्या होता है, जो पूंजी है संसाधन है उसका अधिक उपयोग, पूंजी का अधिकतम उपयोग, अधिकतम उपयोग
ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर तीसरा घटक जो होगा हमारा, जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन प्लस यहाँ पे कौशल इत्यादि के माध्यम से आप अपने पोटेंशियल जीडीपी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने पोटेंशियल जीडीपी डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी की सबसे पहले जो परिकल्पना थी 1993 में यूएनएसएनए के द्वारा दिया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट के द्वारा इसमें मतलब चर्चा की गई थी, जिसके अंतर्गत यह रेखांकित किया गया था कि जीडीपी प्राप्त करने में जो पर्यावरणीय ह्रास को है उसको जीडीपी से घटा दिया जाए। यानी कि सबसे पहले ग्रीन जीडीपी की चर्चा कहाँ हुई थी, 1993 में यूएनएसएनए के द्वारा किया गया था, जिसमें बात ये हुई थी कि जो मतलब जीडीपी में है, जैसे कि हमारी एक कोई भी जीडीपी है, उसमें हम क्या करें, पर्यावरणीय ह्रास को घटा दें। यहाँ पे हम पर्यावरणीय ह्रास को माइनस कर दें, तो हमें जो मिलेगा वो हमें ग्रीन जीडीपी मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रीन जीडीपी हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से अभी ये पर्यावरणीय ह्रास क्या है, पर्यावरणीय ह्रास क्या है, मतलब कि जैसे कि जो जैव विविधता का जो ह्रास होता है और जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ इत्यादि, इन सबको कंसिडर करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया था, पर्यावरणीय ह्रास। इसको यहाँ पे माइनस करने की बात कही गई थी। जैसे इसी क्रम में फिर क्या हुआ, इसी क्रम में आगे बात थी चाइना के द्वारा 2015 में, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। उसने कहा कि पर्यावरणीय ह्रास को मतलब माइनस करने से अच्छा है कि हम जो टोटल जो जो हरित संपदा है उसके उत्पादन को प्रतिबिंबित करें, यानी कि उसके उत्पादन को उसमें शामिल करें। जैसे मान लीजिए किसी देश के द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए 100 पेड़ लगाए गए, इसमें से कितने उत्पादक तो मान लीजिए 50% ही सर्वाइव कर पाए, 50% ये जो पेड़ है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये जो 50% जो पेड़ हुए हैं, इनको ग्रीन सभ्यता में जोड़ा जाए। तो ये किसके द्वारा परिकल्पना दी गई थी, इसी को कहा जाता है जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये परिकल्पना चीन के द्वारा दी गई थी, कब, 2015 में। फिर क्या हुआ, 2018 में हरित संपदा की गणना के लिए भारत सरकार के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, यानी कि पायलट स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया था। फिर इसी चीज को देखते हुए जो उत्तराखंड है, जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में क्या आएगा, जैसे कि 4 संसाधनों को लेकर के वो एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हैं, और ये सब करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, जैसे कि वायु की गुणवत्ता, फिर जल, यानी कि जो पानी है इसकी क्वालिटी क्या है, और वन संपदा कितनी है, और मृदा। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों में हम कैसे और इसके मौद्रिक मूल्य को प्रदान किया जाए, ताकि जीडीपी में जो हमारे, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की कोई जीडीपी है, तो इसमें इन सब चीज़ों के ह्रास को भी शामिल किया जाता है। इससे कहा जाता है मतलब कि एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं, ये उत्तराखंड राज्य के स्वयं के द्वारा ही प्रयास किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना हुआ है। तो ये यहाँ से ग्रीन जीडीपी आप समझ गए होंगे। ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी एक तरह से पर्यावरणीय संपदा जो है, उस पर्यावरणीय ह्रास को माइनस करके जो जीडीपी की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पे कंसीडर करने की बात कही गई। जैसे मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 100 रुपये है, और उसी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि आप स्रोतों का दोहन कर रहे होंगे, जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला इत्यादि, ये सब जो है इनका दोहन कर रहे होंगे, तो इससे क्या हो, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कार्बन एमिशन होता है। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो अब देखेंगे कि जिसके कारण
बाढ़ इत्यादि की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इनका एक मौद्रिक मूल्य निकाल के जितने भी घटनाएं बढ़ रही हैं इनका मान लीजिए मौद्रिक मूल्य निकाला गया, 10 रुपये निकाला गया, तो इसमें क्या होगा, इस जीडीपी में 10 रुपये को माइनस कर दिया जाएगा, तो यानी कि उस देश की जीडीपी को 90 माना जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी बात कही गई थी, ये आपको ये समझ आ गया। तो ये था हमारा आज का कुछ लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक ही यहाँ पे राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मतलब कुछ इंडेक्स हैं जो हम अपने टारगेट 24 वाले प्लेलिस्ट में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एस हो गया, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऐसे कुछ इंडेक्स हैं। ये हम जो है अपने टारगेट फिलिप्स वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पे हम जिस समय के अकॉर्डिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। जो अब हमारी अगली क्लास होगी वो होगी अ, इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मनी एंड बैंकिंग का। तो मनी एंड बैंकिंग में क्या होगा, मनी एंड बैंकिंग में इसको तो हम डिस्कस करेंगे, प्लस इसके साथ साथ हम एक जो प्लानिंग का टॉपिक है, जो प्लानिंग वाला जो टॉपिक है यानी कि नियोजन, यानी कि नियोजन जिसमें हम फिफ्थ जो मतलब वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस जब भी हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम एक पंचवर्षीय योजना हमारा टारगेट रहेगा, या तो हम क्लास के शुरू में या क्लास के बाद एक पंचवर्षीय योजना को भी मतलब साथ साथ लेते चलेंगे, जिससे कि आपको मतलब एक, हालांकि यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कई बार स्टेट पीएससी के द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि महालोकिस मॉडल क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, 20 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो ऐसे कुछ स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा अगला होगा मुद्रा एंड बैंकिंग। धन्यवाद।